19 फरवरी 2026 सीएलएसए की एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर डाउनग्रेड किया जाता है डिक्सन टेक्नोलॉजी को, उसकी रेटिंग को कट किया जाता है और बोला जाता है कि डिक्सन का जो नया टारगेट प्राइस है वो 12,000 के आसपास है। ब्रोकरेज हाईलाइट करता है कि मेमोरी प्राइस बढ़ने की वजह से जो हाई कॉस्ट हो रही है, इससे स्मार्टफोन की जो डिमांड होगी ये कम हो सकती है और 6 महीनों के भीतर सितंबर 2025 से अप्रैल 2025 के बीच में डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर 48% से गिर जाता है। और उसके बाद अगर आप बाजार में किसी भी इंसान से ये पूछते कि क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी या डिक्सन का जो शेयर है, बिजनेस है, क्या वो सही चल रहा है, हर इंसान नेगेटिव हो रखा था। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है इसकी स्टोरी में। 6 जुलाई 2026 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक न्यूज आती है, इन्वेस्टिक देख रहा है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग आने की उम्मीद है 2027 वाले टाइम में। और इससे क्या होता है, जो डिक्सन का प्राइस है वो एक दिन के अंदर 6% से ऊपर हो जाता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा गेम चला जो रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल समझ नहीं आया। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिनके प्राइस के अंदर ह्यूज फॉल हो चुका है, लेकिन उनकी स्टोरी इंटैक्ट है। एज ऑफ नाउ जो न्यूज है वो आपको नेगेटिव दिखेगी, लेकिन इस एग्जांपल को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे न्यूज एक इन्वेस्टर के माइंड को मैनिपुलेट करता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे लॉस कर लेता है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विथ अभी। अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे चलते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे, मतलब दिसंबर 2025 वाले को कंपेयर करोगे दिसंबर 2024 वाले से, तो आपको जो टॉप लाइन है जिसको हम रेवेन्यू ग्रोथ कहते हैं वो चीज आपको बढ़ते हुए दिख रही है। वहीं पर अगर मैं बॉटम लाइन को कंपेयर करूंगा दिसंबर 2024 से, तो 2025 में इसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं इस समय पे स्टॉक की बात करूं तो वो अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 48% तक गिरा था इसी टेन्योर के अंदर। लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है 33% के आसपास। लेकिन यहां पर क्या हुआ जो आपको समझ नहीं आया, ये स्टॉक गिरा क्यों था, ये बढ़ा क्यों, इसको समझते हैं। देखो डिक्सन क्या है, डिक्सन एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और ये जो मेमोरी कॉस्ट होती है ये एक मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर जो कि वो असेंबल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो एआई ग्रेड कंपोनेंट थे उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही थी, जिस वजह से डीआरएमए और एनएएनडी के जो प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे, बिकॉज डिमांड हाई थी। इसी वजह से जो मॉर्गन स्टैनली है और सीएलए है उन्होंने वार्न करा कि जो कंपोनेंट इन्फ्लेशन है इसके वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की ये हर्ट हो सकती है। और ये चीज न्यूज में आते ही ये जो स्टॉक था ये दबा करके गिरना शुरू हो जाता है। देखो किसी भी रीजन से अगर कंपनी का बॉटम लाइन या टॉप लाइन हर्ट होता है तो कंपनी का डी रेटिंग किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे जिस समय पे ये फॉल आया था तो जो डिक्सन टेक्नोलॉजी था वो 120 से लेकर के 130 के प्राइस अर्निंग के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो कंपनी के जो पी मल्टीपल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देख के दिए गए थे उसको दोबारा से डी रेट किया जाता है और इसी वजह से ये जो कंपनी है एज ऑफ नाउ 56 के पी पे मिल रही है। यहां पे अभी की डेट में लोग इतने बुलिश क्यों है, क्योंकि जो ईपीएस ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पे आप एक चीज नोट कर रहे होगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इतना फॉल नहीं आया, तो ये स्टॉक इतना ज्यादा क्यों गिर गया। इसके पीछे था चाइनीज कॉम्पिटिशन। इंडिया के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक असेंबली मार्केट है इसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी और इसी वजह से इसको काफी सारा प्रोजेक्ट मिला करता था। लेकिन जो चाइनीज कंपनी है वो भी अपनी असेंबली इंडिया में करने लग गई थी, जिस वजह से जो कंपटीशन था वो बढ़ रहा था। इसी वजह से जो काफी सारे प्लेयर थे जो कि इंडिया के अंदर असेंबली करा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजी पे नहीं टिकना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम भी डाइवर्सिफाई करें ताकि डिक्सन एज अ कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे प्रोडक्ट बचे रहे, हम किसी और असेंबली पार्टनर के साथ काम कर पाए। और ये जो न्यूज थी इसको देख के लग रहा था कि डिक्सन का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा हैम्पर होगा, लेकिन जो डिक्सन है वो इस चीज को मैनेज कर पाता है और इसी वजह से जो टॉप लाइन है ये आपको कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिख रही है और बॉटम लाइन भी आपको इस समय पे कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिख रही है। देखो 50% से ज्यादा का करेक्शन अगर किसी भी कंपनी में हो जाता है तो कंपनी के चांसेस कम होते हैं कि उससे ज्यादा गिरे, अगर मैनेजमेंट या बिजनेस के लेवल पर कोई इशू नहीं है तो। और यही चीज हमने डिक्सन के साथ भी सीखी कि बिजनेस के लेवल पे ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं है, बैलेंस शीट जो थी वो बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई थी, तो इसी वजह से जो कंपनी है ये रिकवर करती
रही। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, रिटेल इन्वेस्टर जो कि ऑल टाइम हाई से बैठे हुए थे वो बेच करके चले गए, और ऑब्वियस रीजंस है 30% 40% का करेक्शन देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो लॉन्ग टर्म अगर हमारा पर्सपेक्टिव हुआ कि लॉन्ग टर्म तक अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में, अगर उसका बिजनेस अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो प्रोबेबली वो जो 40% का करेक्शन है वहां पर हमें रिकवरी देखने को मिलती है। और अगर कोई कंपनी 40% 50% गिर जाती है और बिजनेस ठीक है, तो उससे ज्यादा जो कंपनी है वो नीचे नहीं जाती, माना यह जाता है, अगर वैल्यूएशन भी ठीक है तो। अगली कंपनी है केपीआईटी। जो केपीआईटी है उसने 16% का लोअर सर्किट मारा रिसेंटली, और ये सर्किट सिर्फ इस वजह से आया था क्योंकि जो सडन ओईएम की डिमांड है वो कम हो गई थी। केपीआई का बिजनेस देखोगे तो कंसंट्रेशन रिस्क हमेशा से था। केपीआईटी मेनली डिपेंडेंट थी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जैसे कि बीएमडब्ल्यू हो गई, जो कि कंट्रीब्यूट करता था 12% केपीआईटी के रेवेन्यू का। और रिसेंटली ये जो स्लो डाउन आया है कंपनी की अर्निंग्स के अंदर, जिस वजह से जो प्रोजेक्ट मिला करते थे उसको डिले कर दिया है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है। और केपीआईटी का जो बिजनेस है वो कॉन्सेंट्रेट करता है यूरोपियन मार्केट के अंदर और यूएस मार्केट के अंदर, और इस समय पे स्लो डाउन चल रहा है। और ये जो स्लो डाउन चल रहा है इसने इस कंपनी के EBITDA को भी इंपैक्ट करा हुआ है। और नियर टर्म के अंदर जो केपीआईटी है उसने खुद ही बोला है कि जो हमारे रेवेन्यूज हैं डॉलर टर्म्स के अंदर वो डिक्लाइन होते हुए देख सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आप देखोगे ये सारे के सारी जो कंपनियां होती हैं ये डॉलर्स के अंदर पैसा कमाती हैं, तो अगर आईएनआर गिरता है तो भी जो इनके रेवेन्यूज होते हैं ये आपको सही दिखते हैं। तो हो सकता है जो केपीआईटी है उसका आपको टॉप लाइन में ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट देखने को ना मिले, इसका जो बॉटम लाइन है ये भी आपको ग्रो होता हुआ दिख जाए। लेकिन ऐसा होगा कि जहां पे केपीआईटी पहले $100 का रेवेन्यू कर रहा था, इस बार हो सकता है कि $99 का रेवेन्यू करे। मतलब डॉलर टर्म्स में दिक्कत है, आईएनआर टर्म्स के अंदर चीजें ठीक है। लेकिन जो कंपनी डिपेंडेंट ही बाहर के देशों के ऊपर है तो उसका डॉलर के अंदर रेवेन्यू गिरना एक मेजर झटका हो सकता है। लेकिन जो इसकी सजा होती है वो केपीआईटी को बहुत बुरी मिलती है। जो जेपी मॉर्गन होता है वो डाउनग्रेड कर देता है प्राइस टारगेट 550 के आसपास, और जब डाउनग्रेड हुआ था उस समय पे जो प्राइस चल रहा था केपीआईटी का वो 700 के आसपास चल रहा था। 23% के आसपास का फॉल हो जाता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 23% का फॉल केपीआईटी में ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं आपको, तो कोरिलेट कर पाओगे आप आसानी से। तो अगर आप इस समय पे केपीआईटी को देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब ऑलरेडी 70% के आसपास क्रैश हो चुका है। मतलब 70% जो वेल्थ है वो इरोड हो चुकी है इन्वेस्टर्स, चाहे वो लार्ज इन्वेस्टर हो चाहे वो स्मॉल इन्वेस्टर हो। और कंपनी का जो मार्केट कैप है जो कि एक टाइम पे 80,000 करोड़ के आसपास चला गया था, वो अब गिर करके 15,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। मतलब जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी बन चुकी है, जो कि मिड टू लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी होती थी एक टाइम के अंदर। और ये चीजें हुई हैं लेस देन एक साल के अंदर। तो ये कंपनी भी ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा टूट चुकी है, आपकी नजरों में होनी चाहिए। अगली कंपनी हमारी सीडीएसएल। सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जो कि मेनली काम करती है जब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा होता है। ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, जब आप स्टॉक को खरीदते हो या बेचते हो तो वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर अपने पास स्टोर करके रख लेती है। जब जब स्टॉक मार्केट चलती है, जब जब डिमांड काफी हाई होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तब तब ये कंपनी चलती है। लेकिन जब जब स्टॉक मार्केट के अंदर सेल ऑफ आएगा, जब जब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन कम होंगे, तब तब ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखती है। लास्ट एक साल के अंदर ये जो कंपनी है ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 27% फॉल कर चुकी है। और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूं जो कि इसने लास्ट टाइम दिसंबर 2024 में बनाया था, तब से लेकर के आज तक ये जो कंपनी है ये करीब करीब 32% डाउन में है। मतलब इसके अंदर दो तरीके की करेक्शन चल रहे हैं। पहला चल रहा है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब क्या होता है कि 2 साल के आसपास हो चुके हैं, और ये जो कंपनी है इसने ऑलमोस्ट 0% के नहीं, इवन -30% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाए हैं। मतलब क्या है कि 2 साल का टाइम करेक्शन हो चुका है और प्राइस करेक्शन भी हो चुका है। अगर इस कंपनी का आप टॉप लाइन देखोगे तो ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन जो इसका बॉटम लाइन है इसके अंदर थोड़ा सा इश्यू दिखा, जिस वजह से वैल्यूएशन काफी ज्यादा आपको लग रही होगी, क्योंकि कंपनी तो नहीं चली तो वैल्यूएशन क्यों बढ़ी है। यहाँ पर वैल्यूएशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो बॉटम लाइन है, जहां पे मार्च 2025 के अंदर इस कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दिखाया था 526 करोड़ के आसपास, इस ईयर वो गिर करके हो गया है 455 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 13% जो बॉटम लाइन है ये गिरते हुए हमें दिखी है। अभी गिरी क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर एक डाउन साइड
देखने को मिला। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर एक बुल रन वापस आएगा, ये स्टॉक मुझे लगता है काफी तेजी से रिकवर करता हुआ दिख सकता है। अगली कंपनी है हमारी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो फ्लैगशिप कंपनी है बजाज ग्रुप की, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है 79 कंट्रीज के अंदर, और ये कंपनी 48% ओन करती है केटीएम ब्रांड का, जो कि मैन्युफैक्चर करता है स्पोर्ट एंड सुपर स्पोर्ट 2 व्हीलर बाइक। सो ये कंपनी एक टाइम पे 44% की पी पे ट्रेल कर रही थी, और उसके बाद एवरेज पी इसका जो हमारा निकल के आता है 26 के आसपास आता है। तो अगर पी पर्सपेक्टिव से देखें तो एक डिसेंट फेयर वैल्यू के आसपास ये कंपनी हमें दिखती है। जो बजाज ऑटो है, इसने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था सितंबर 2024 में, और इसके बाद से आप देखोगे ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं चली है, और उसके बाद भी 25% का करेक्शन आ चुका है। और काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर ऑब्वियसली इसको बेच करके जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें रिस्क लग रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर भी यही है। अगर आप 2024 से पहले देखोगे तो 2024 से पहले एक अच्छी खासी रैली इसने विटनेस करी थी, और आज की डेट के अंदर यहां पर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो ये जो कंपनी है, ये इस समय पे एक अप ट्रेंड को टारगेट कर रही है। आप देखो, ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रेंड जोन को फॉलो कर रही है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहेगी, ये एक अप ट्रेंड को फॉलो करने वाली है, और उस समय पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और इसी तरीके से यूएस के अंदर भी काफी सारी कंपनीज हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। जैसे कि अगर आप Amazon को देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 11% तक ये क्रैश हो चुकी है। और जो Amazon है, ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है क्लाउड सर्विसिंग के अंदर, और ये जो कंपनी है ये एआई प्ले के अंदर भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। इसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी कंपनी है जो यूएस के अंदर काफी ज्यादा अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है, उसका नाम है मेटा, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते होंगे। पहले फेसबुक के नाम से था, अब उन्होंने नाम चेंज कर लिया, काफी साल हो गए उसको। और मेटा भी इस समय पे अच्छे खासे डिस्काउंट के आसपास मिल रहा है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को देखेंगे तो भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। रिसेंट टाइम्स के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपने ऑल टाइम हाई से 24% के आसपास क्रैश कर चुकी है। तो ये वो कंपनी है जो कि एआई प्ले के अंदर भी है, इनके खुद के सॉफ्टवेयर भी हैं, और यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज हैं। और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मतलब इनके खुद के प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर ये एआई को इंप्लीमेंट कर सकती हैं। तो ये पर्टिकुलरली कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आज के मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, देखो काफी सारी रिपोर्ट आती हैं, रिसर्च रिपोर्ट आती हैं, इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरह मत देखा करो। हमेशा न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग करोगे तो लॉस होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो कंपनीज, अच्छी कंपनीज 30-40% गिरेंगी भी, 30-40% बढ़ेंगी भी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो 5 साल, 6 साल, 10 साल के अंदर वो कंपनी ग्रो करते हुए दिखेंगी। चाहे आप टीसीएस का एग्जांपल ले लो, इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो, हिस्टोरिकली आपने देखा है कि ये कंपनीज ऑलरेडी 30-40% गिरती हैं बट रिकवर कर लेती हैं अगर बिजनेस सही चलता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस करा है, ये वॉच लिस्ट पर्सपेक्टिव से कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के बाद इन कंपनीज को आप अपनी एनालिसिस पे उतारना, अपनी डीप एनालिसिस करना, उसके बाद देखना कि आपको इन कंपनीज के साथ क्या करना है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज बाजार में काफी कम देखने को मिलती हैं। तो इस समय पे जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% गिरा हुआ है, अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनियां 20-30-40% गिरी हुई हैं, अब मुझे आप ये बताना कि अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप। काफी सारे लोगों का कमेंट आता है कि यार मैं तो रेगुलर जॉब करता हूं, मुझे तो चीजें समझ नहीं आती, मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं बाजार के अंदर। बात ठीक है, लेकिन पता है एक रेगुलर जॉब वाला जिसको इंटरेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में, वो काफी कुछ कर सकता है। मैं एक मैथमेटिशियन की स्टोरी सुनाऊंगा जो कि एक प्रोफेसर था, उसने एक नॉर्मल अमाउंट से शुरू करा और अपनी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करी। उस स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर उसने ब्लैक रॉक जैसी कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उसकी कंपनी को एक्वायर करने को बोला गया था, वो ऑफर तक रिजेक्ट कर दिया। और अगर आपको उस इन्वेस्टर के बारे में जानना है, पूरी स्टोरी जाननी है, उसकी स्ट्रेटेजी सीखनी है, तो ये वीडियो देख लेना, इसमें आपको वो सब मिलेगा इन डेप्थ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।